It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere. मतलब आपके हिसाब से बुक्स पढ़ना चाहिए, नोट्स पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ लेना चाहिए कि कैसे करना चाहिए तैयारी? सर मैं यही कहूंगी, अगर जो बीटेक कैंडिडेट्स बीटेक अभी ज्वाइन किया है या फिर बीटेक कर चुके हैं, तो मैं कहूंगी कि एनपीटीईएल की वीडियोस से को वो अपना रेफरेंस माने। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो फॉरेन ऑथर्स की होती हैं उनको रेफरेंस माने और उनसे प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं हर एक सब्जेक्ट के, उनसे अपना बेस क्लियर करें और उनके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करें, गेट प्रीवियस ईयर्स करें। क्योंकि अगर बीटेक उन्होंने ज्वाइन किया है और उनका इसरो ड्रीम है, तो इससे क्या होगा, वो इंटरव्यू के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे और साथ में ये होगा कि वो अगर वो बैक क्वेश्चंस करेंगे तो उनके मतलब काफी क्लैरिटी हो जाएगी कंसेप्ट्स की। गेट प्रीवियस ईयर्स करें, ईएससी प्रीवियस ईयर्स करें, इसरो की प्रीवियस ईयर्स करें क्वेश्चंस। तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको ये करना चाहिए अगर बीटेक में उन्होंने ज्वाइन किया। हाँ, अगर कम टाइम है, जैसे मैंने जब 6 मंथ्स के लिए प्रिपेयर किया था, जैसे गेट 2016 के लिए किया और मैंने 6 मंथ्स ही दिए, तो हाँ मैं सिर्फ गेट प्रीवियस ईयर्स, ईएससी प्रीवियस ईयर्स यही कर पा रही थी। तो वही लैग हो रहा था कि मेरे कंसेप्ट्स क्लैरिटी नहीं हो पा रहा था। तो हाँ, आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को करना ही पड़ेगा अगर आप बहुत बेस क्लियर करना चाहते हो। अगर इतना टाइम नहीं है तो टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ वही कर लीजिए, उससे भी बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है। और एनपीटीईएल की वीडियोस तो आई मस्ट से कि देखनी ही चाहिए।
ओके। उसको तो अच्छा, एक और जो बात आती है, आप अपना डे कैसे मेंटेन करते थे, कैसे बैलेंस आउट करते थे, क्योंकि आप जॉब भी करते थे, फिर उसके बाद आके आप किस तरीके से तैयारी करते थे, मतलब वो एक शेड्यूल जानना है मुझे आपकी, किस तरीके से फॉलो करते थे, क्योंकि कई यहाँ पे रहते हैं ना जो लोग अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब भी करते रहते हैं, उनके लिए। सर 10 to 5:30 मेरा जॉब का टाइमिंग होता था बीएसएनएल में। तो 5:30 के बाद 6 के अराउंड मैं स्टार्ट कर देती थी। अच्छा। 6 आफ्टर हाफ एन आवर ही, तो 6 to 9 किया। देन उसके बाद डिनर टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़े से ब्रेक के बाद 10 टू, मतलब पता नहीं कितना चला जाता था। जब तक एक दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं सोती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैं अर्ली मॉर्निंग कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी, तो मुझे लेट नाइट जगने की उस टाइम बहुत आदत थी। तो मुझे ये था कि हाँ, जो मेरा एक दिन का टारगेट है, मुझे रात तक करके ही सोना है। तो ऐसे था कि कितना भी टाइम लगे, 3, 2, 4 जो भी है, पर टारगेट कंप्लीट करके सोना ही होता था मुझे। नहीं तो मतलब मैं नहीं, मतलब सो पाती थी। नहीं होता और ये था। रहता था कि ऑफिस में जो लंच टाइम होता था, उसको मैं यूटिलाइज करती थी। ऑफिस में अराउंड 1.5 आवर मुझे मिल जाता था, या 1 आवर मिल जाता था लंच टाइम में, उसको मैं यूटिलाइज करती थी। तो ऐसे रहता था। हाँ, सही है। सेम टीसीएस में भी यही रहता था। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, आपका हाँ जी। फोकस लेवल बहुत अच्छा है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि सर मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और आप यहाँ सर पे मुझे हैं हमारे करियर के साथ। अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, मतलब करियर के अलावा नहीं दिखता था कुछ भी। उस करियर टाइम का। सोशल मीडिया पे, अगर मैं व्हाट्सएप पे थी तो हाँ, ग्रुप्स में ऐड हुई थी, बट ग्रुप्स में भी इतना ध्यान नहीं था। वो भी अगर मैं व्हाट्सएप पे ऐड थी तो ऑफिस की वजह से ऐड थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में व्हाट्सएप का चलता था काम, सीडीआर टीम का, तो उसकी वजह से मैं व्हाट्सएप पे ऐड थी, एल्स मेरा इतना नहीं था सोशल मीडिया पे कनेक्शन। और जैसे मुझे आपसे मेन ये जानना है ना कि क्योंकि मतलब। सर मुझे जो हाँ, ग्रेड सी था ना, ग्रेड हाँ। सी मुझे एक स्टिग्मा लगता था कि नहीं, मैं ग्रेड सी के लिए नहीं बनी हूँ, आई हैव नॉट मेड फॉर दिस पोस्ट। तो वो हर रोज मुझे बहुत ज्यादा पंप करता था, बूस्ट करता था। एक यही चीज थी, मुझे पता था मुझे बहुत बूस्ट करेगी, क्योंकि मैंने इतना हार्डवर्क अपनी लाइफ में इसलिए नहीं किया है कि मैं ग्रेड सी पर रुक जाऊं। तो वो मुझे पता था काफी बूस्ट करेगा। हाँ, अगर मैं वीएलएसआई सेक्टर में चली जाती तो मुझे दिखता कि हाँ, काफी पैसा है, सब कुछ है, तो हाँ शायद वो सब वहां से निकलना मुश्किल हो जाता, वो कंफर्ट जोन मिल जाती, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए मैंने बीएसएनएल को भी ज्वाइन इसलिए भी किया था। सही है, बहुत ये सही। रीजन था। मतलब यही कहूंगा मैं स्टूडेंट्स को कि अपनी एक वजह ढूंढो कि आप क्यों इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी अभी एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इफ यू नो योर व्हाई, ठीक है, यू विल डू वॉट एवर इट टेक्स। मतलब अगर आपको पता है कि आपको ये क्यों करना है ना, तो आप कहीं से भी कोई भी रिसोर्सेज ढूंढ लोगे जो भी अवेलेबल है, एंड आप उसको करके दिखाओगे ही। तो यहाँ पर परफेक्ट एग्जांपल है हमारे साथ साइंटिस्ट सुरभि मैम। तो और आगे अगर हम लोग अपने प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो किस तरीके से टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है, कैसे दिलाना चाहिए भी कि नहीं, कितने फ्रीक्वेंसी पे दिलाना चाहिए, और अगर कम मार्क्स आए तो उसको कैसे डील करना चाहिए। सर जब मैं बीएसएनएल में थी, ईएससी 2020 के लिए प्रिपेयर करी थी, तो टेस्ट सीरीज देने का मेरे पास टाइम नहीं था। हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं टेस्ट सीरीज नहीं दे पाती थी। सिर्फ मैं इसरो के प्रीवियस ईयर्स को ही वो टेस्ट सीरीज में कंसिडर कर पाई, क्योंकि अक्टूबर 2018 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और ईएससी 2020 मैंने देना था। और मतलब बीच में मैंने यहाँ पर आते ही मुझे ये था कि ग्रेड सी नहीं चाहिए। एटीसी ऑफिसर का भी एग्जाम आया था स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम भी मुझे वो एटीसी के लिए करने लग गई थी। तो मैं 85 मार्क्स आए थे, उसमें 87 के अराउंड कट ऑफ आई थी, वो नहीं हो पाया था। तो मतलब काफी लेट ही मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे भी प्रिपरेशन, तो काफी कम टाइम की वजह से यहाँ मैं टेस्ट सीरीज नहीं कर पाई। हाँ, जब मैं टीसीएस में थी तब मैं टेस्ट सीरीज करती थी। उस टाइम मैंने मेड इजी, एस, इन सब की टेस्ट सीरीज की थी। और उसमें
टेस्ट सीरीज में काफी अच्छा स्कोर नहीं हो पाता था, तो मैं उसको एज अ टेस्ट ही कंसिडर करती थी। मतलब लाइक ये नहीं कि नहीं हो पाएगा, उसमें से अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उसको अलग नोटबुक में नोट डाउन करना, उससे नोट्स बनाना, ये मैंने काफी हार्ड वर्क किया है, शायद उसने मुझे पे ऑफ किया है इस टाइम। ये क्यूमुलेटिव हार्ड वर्क है, क्योंकि उस टाइम मैंने काफी हार्ड वर्क किया था। काफी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बहुत टेस्ट देती थी मैं और उनसे अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करती थी और उन मिस्टेक्स को कोशिश करती थी कि रिपीट ना हो और उन मिस्टेक्स को रिवाइज भी करती थी कि नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक ना हो। अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो उसको मैंने कभी भी उसको डिमोरलाइजिंग नहीं लिया कि हाँ नहीं होगा। हमेशा एक कॉन्फिडेंस ही रहा है कि नहीं, अब इससे और अच्छा करना है, इससे और अच्छा करना है। लास्ट टेस्ट तक भी मैं अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करती थी, कभी मैंने उसको ऐसे फाइनल एग्जाम समझ के नहीं एग्जाम दिया और टेस्ट सीरीज को। आप अपने मतलब वो डिसअपॉइंटिंग वाले पार्ट को कैसे हैंडल करते थे? मतलब अगर कम मार्क्स आ जाए या कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, तो जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, उस पोर्शन को आप कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि कहीं यहाँ पे रहते हैं ना कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करें? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है या कोई भी तरीके से बहाने रहते हैं। आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते? सर गेट 2016 में जब मेरा 4000 रैंक आया था, तो उस टाइम मुझे ये था कि अच्छा नहीं हुआ, तो आई वाज लाइक कि ये नहीं कि उसको मैं लेकर बैठ जाऊंगी। आई वाज लाइक कि व्हाट नेक्स्ट नाउ। तो व्हाट नेक्स्ट नाउ में मुझे वही दिख रहा था कि चलो अब प्राइवेट में चलते हैं। ऐसा दिख रहा था। तो वो मेरा आप कह सकते हो मिस्टेक भी है। अगर मैं उसको कंटिन्यूटी रखती तो शायद जल्दी अचीव हो जाते ड्रीम्स जो अभी अभी तक अचीव हुए। मैंने वो जो ब्रेक लाया बीच में, सैमसंग ज्वाइन की, फिर टीसीएस ज्वाइन की और फिर वो 8-9 मंथ्स के गैप के बाद एक फ्रेश स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन का। वो ये फ्रेश स्टार्ट वाला मेरी लाइफ में रहा है, क्योंकि मुझे व्हाट नेक्स्ट बहुत ज़्यादा दिखता था। फिर ऐसे ही मेरा यहाँ नहीं हुआ था, जब मैं टीसीएस में कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब वीएलएसआई में एक्सप्लोर करते हैं। जो गेट अकेडमी ऑनलाइन एजुकेटर का आया था, उसमें करते हैं। तो मुझे व्हाट नेक्स्ट में ऐसे दिखता था कि अब क्या करूँ? मतलब मैं ऐसे एक एग्ज़ाम पे नहीं मैं रुकी। हाँ, मैंने ब्रेक दिया, उसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि इतना डिले हुआ। तो अगर आप कंटिन्यूटी में करो उस चीज़ को, तो शायद आप जल्दी भी अचीव कर सकते हो। हुँ। तो मैं तो ये यही बहुत कहूँगी। ही पॉजिटिव एटीट्यूड है ना कि कुछ नहीं हो रहा है तो आप अल्टरनेट ढूँढो पर रुको नहीं, ठीक है? रुको नहीं, हाँ, 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 कभी बोलिए। मैंने खुद से हार नहीं मानी कि मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आई वाज़ लाइक कि अब क्या कर सकती हूँ? अब मैं कहाँ-कहाँ और एक्सप्लोर कर सकती हूँ? मेरा माइंड नेक्स्ट डे ही ऐसे हो जाता था कि व्हाट नेक्स्ट नाउ? तो वो डिफरेंट सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का मेरा रहता था और कि ऐसे हाँ, कभी नहीं, कुछ ये आपके नहीं ऊपर कि सोसाइटी का प्रेशर ऐसा कुछ नहीं आया क्या कि ये क्यों कर रही है ऐसा या ये नहीं करना चाहिए, इसको शादी कर लेना चाहिए या वो जो रहता है सर बहुत रहा है। सारे जब मैंने हाँ, सर बीएसएनएल जॉइन किया था, तब हुँ, रहा था कि अरे गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अब तो सेटल्ड हो, तो अब तो कर लो मैरिज। तो आई वाज़ लाइक कि मतलब मैंने कभी सब किसी का नहीं सुना और मेरे पेरेंट्स ने मेरा इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया कि हाँ, इसको करना है। वी नो कि अगर इसको नहीं मिला तो शी विल नॉट बी हैप्पी। तो उन्होंने भी कभी मुझे रोक-टोक नहीं की। तो अगर पेरेंट्स आपके साथ हैं सपोर्टिव सिस्टम बन के, तो सोसाइटी का सर पे फ़र्क नहीं पड़ता। कि कोई क्या कह रहा है, अंटिल आप यू नो यू आर इन राइट डायरेक्शन। तो ये हुँ, एक मोटिवेशन थी मेरे लिए और हुँ, पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो हुँ, हुँ। इसीलिए भी। बहुत सही। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई एक स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए 1 मंथ पहले, 1 वीक पहले एंड द डे जस्ट जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो 1 मंथ में क्या-क्या चीज़ों का तैयारी करना चाहिए? मतलब रिविज़न करें कि टेस्ट दें कि कोई नया टॉपिक उठा लें? ये सारी चीज़ें के बारे में बताइए। सर नया टॉपिक तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। हुँ, मेरे पास जैसे मैं ईएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, तो हुँ, मेरे पास जो वो 1 मंथ मैंने सेव किया हुआ था कि इस मंथ में मैं नया तो कुछ नहीं पढ़ूँगी। मुझे जो जितना मैंने अभी तक ग्रास्प किया है, सिर्फ़ मुझे उसको रिवाइज़ करना है। क्योंकि आप नया करते जाओगे और आपको पिछला याद नहीं है, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं रिविज़न को ही लास्ट 1 मंथ में कहूँगी करें। रिविज़न प्लस टेस्ट सीरीज़। अपने आप को एनालाइज़ करो कि आप कहाँ हो। मैं तो टेस्ट सीरीज़ इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे टाइम लैग रहता था, ऑफ़िस जाना होता था, तो मेरे पास टाइम इश्यू रहता था, टाइम कंस्ट्रेंट रहता था। तो इस वज़ह से मैं रिविज़न ही कर पाती थी
और उस रिवीजन को बट मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि क्योंकि इसरो का एग्जाम भी 7 डेज के बाद ही था, तो मुझे इसरो के एग्जाम्स को, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम को मैंने एज अ टेस्ट सीरीज कंसिडर किया था उस टाइम, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ ये मेरा एक टाइम कंस्टेंट की वजह से टेस्ट सीरीज नहीं हो पाई है, तो मैंने उसको वहां ओवरकम किया। बट मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी कि लास्ट 1 मंथ में रिवीजन को, जितना भी आपने पूरे साल में पढ़ा है, रिवीजन कीजिए, प्लस टेस्ट सीरीज दीजिए, और उसको टेस्ट सीरीज को अपना फाइनल एग्जाम मत कंसिडर कीजिए। उस हर एक टेस्ट सीरीज को एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स किया है, और नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक्स तो रिवाइज नहीं होनी चाहिए, और फिर नेक्स्ट टेस्ट में अपनी पुरानी रिवीजन प्लस वो जो टेस्ट दिए हैं उसकी मिस्टेक्स की रिवीजन करते जाइए। लास्ट 1 मंथ में मैं यही कहूंगी, और लास्ट 1 वीक में भी लास्ट 1 वीक में टेस्ट मत दीजिए अगर आपको डिमोरलाइज फील होता है टेस्ट देने से। मुझे नहीं फील होता था, क्योंकि मैं इस टेस्ट को कभी भी अपना फाइनल रिजल्ट नहीं कंसिडर करती थी। मैं उससे यही सोचती थी कि अब क्या सीखना है। बट मैं सबके लिए ये रिकमेंड करूंगी कि लास्ट 1 वीक में टेस्ट मत दीजिए। जितना भी अभी तक आपने किया है, टेस्ट से सीखा है, अपनी रिवीजन से सीखा है, मिस्टेक से जितना सीखा है, और जितना अभी ग्रास्प किया है, उसको सबको रिवाइज कीजिए। ओके, ओके। एंड जस्ट द डे बिफोर, मतलब उस दिन बहुत ज्यादा जस्ट डे घबराहट। बिफोर तो बिल्कुल काम रही है। मतलब मैं तो क्योंकि एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाँ जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, क्योंकि आप लास्ट तक आते आते इतने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। मैंने लास्ट तक आते आते तो इतने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि हाँ विद इन अ डे मैं रिवाइज कर सकूं उसको। क्योंकि अगर आप लास्ट डे तक इतनी रिवीजन कर चुके हो, तो आप इतना मतलब नोट्स तक पहुंच जाते हो कि अब आप सिर्फ अगर एक बार नजर मारोगे ना, तो आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो वो लास्ट 1 डे जो होगा आपके पास, उसको अपना पूरा समराइज वाला नोट्स बना के रखो कि हाँ अगर आपने इसको देखा तो आप पेपर में आपको ऐसे लगेगा कि आपने सब कुछ देख लिया, कि सही। आपको अभी रिवीजन अप टू द मार्क है। तो अच्छा, फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टेल मी द मिस्टेक्स जो होते हैं जब आप प्रिपरेशन करते रहते हो, तो क्या-क्या चीजें, गलतियां होती हैं जो आपके साथ होती थी, जिसको आपने इम्प्रूव किया और आज इतना अच्छा रैंक लेके आए? सर मिस्टेक्स सबसे बड़ी तो यही होती है कि हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि नहीं हुँ, होगा करके, हुँ, और हुँ, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, और फिर नई डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। बट मेरी जो डायरेक्शन थी वो उसी लाइन में थी। हाँ, वो जो हुँ, टीसीएस और सैमसंग वाला पार्ट था, उसको छोड़ के, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप वाले पार्ट को छोड़कर मेरी डायरेक्शन सेम रही है। क्योंकि अगर मैं वीएलएसआई में भी जा रही हूँ तो वही प्रिपरेशन के बेस पे जा रही हूँ, गेट एकेडमी ओके, में भी उसी प्रिपरेशन बेस पे जा रही हूँ। मेरी हुँ, डायरेक्शन तो सेम थी, बट हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स थे कि उस जो मैंने प्रिपरेशन किया उसको मैं कहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ, मैंने ये सोचा था। बट अगर आप वही कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, अब जैसे गेट में हमारे पीएसयूज की वैकेंसीज नहीं आ रही, और मैं ये देख रही हूँ कि सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो गेट के लिए मतलब ब्लाइंडली भाग रहे हैं। मतलब आई वाज कि इट इज लाइक कि दिख रहा है कि वैकेंसीज नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ आपको एमटेक, अपना टारगेट क्लियर करो कि आपको आईआईटी में ही जाना है, एमटेक वीएलएसआई ही करना है, क्योंकि पीएसयूज में तो सर बहुत ही कम वैकेंसीज ही बची हैं। अगर आप उसको टारगेट बना के चलोगे, और फिर पीएसयू नहीं हो रहा और आप एमटेक वीएलएसआई भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो ये आपकी गलती रहेगी। बट अगर आप कह रहे हो मुझे कि मैंने अपनी मिस्टेक से क्या किया, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ कंसिस्टेंसी रखो, वो ब्रेक मत आने दो। अगर वो ब्रेक आएगा तो आप मतलब अचीव करने में और ज्यादा डिले होता जाएगा, जैसे मेरा बहुत ज्यादा डिले हो गया। और हुँ, दूसरा, टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस रखो। हुँ, एनपीटीएल की वीडियो स्टार्टिंग में ही देख लो, मैंने बहुत एंड में जाके देखी। टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करो, जो मैंने ये 1.5 इयर्स का जो ये गैप था मेरा, जो इसरो के इंटरव्यू की वजह से मिला, मतलब कोविड की वजह से मिला था, यहाँ मैंने देखी। तो मैं कहूंगी कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक स्टार्टिंग से फॉलो करो, फॉरेन ऑथर्स की, प्लस एनपीटीएल की वीडियोस फॉलो करो, उससे नोट्स बनाओ, उसको और शॉर्ट करते जाओ कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, वो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के एग्जाम्पल से कवर करो। तो मैं ये कहूंगी कि उनको ये चीजें स्टार्टिंग से करनी चाहिए, तो चीजें बहुत जल्दी अचीव हो जाती है, जो मेरा इतना डिले हुआ है। तो मैं बहुत तो और टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। बहुत सही, बहुत सही। एक और जैसे आपने
आप चीजों को ये कैसे समझते थे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? कभी ऐसा लगा हो कि मैं नहीं यार शायद ऐसे तैयारी नहीं होती है, या आप कैसे जानते थे कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन? राइट डायरेक्शन। मतलब कई सर बार मैं ऐसा होता थोड़ा है। गाइडेंस हाँ। सीनियर से गाइडेंस ले लेती थी। हम्म। जैसे लाइक अगर मेरे को इसरो के इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना है, हम्म। तो जो इसरो में सीनियर्स हैं, उनसे ग्रुप के थ्रू मुझे पता चला था, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। दे वर वेरी हेल्पफुल। तो उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया उन सर ने। मैंने हम्म। उनको बोला था कि सर प्लीज मेरा 5 to 6 सब्जेक्ट्स का, कोर सब्जेक्ट्स का ईच डे मॉक इंटरव्यू ले लीजिए, बहुत स्टार्टिंग में। तो उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया। इससे मुझे पता चला कि मैं यहाँ उन्होंने मुझे बताया कि आपके हाँ। बेसिक्स में इतना गैप है, मतलब वो इतना बेस तक जाते हैं, वो आप नहीं कवर कर पा रहे हो। आप कॉम्प्लेक्स चीजें तो बहुत इजी बता रहे हो, और जो मैं बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूँ वो आप नहीं बता पा रहे हो। तो फिर मैंने उनसे ही गाइडेंस ली थी, कि उन्होंने मुझे बोला कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो करो, एनपीटीईएल की वीडियोस देखो, यहाँ से आपका बहुत ज्यादा बेस से क्लियर होगी चीजें। और इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। और जब मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब उस टाइम मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी दिल्ली में ही। तो वहां पर मैं मतलब सबसे गाइडेंस ले लेती थी, जो कोचिंग जाते थे, कुछ बच्चों से जो अ, काफी मतलब अच्छा कर अच्छा। रहे थे, तो टेस्ट वगैरह में, तो उनसे गाइडेंस ले लेती थी कि मुझे किस डायरेक्शन में ही पढ़ना चाहिए। मतलब मैं गाइडेंस में कभी ऐसे मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई पूछने में कि हाँ मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मुझे जहां से भी लगा कि हाँ मुझे इस पर्सन से सही गाइडेंस मिल सकती है, तो मैंने वो लेने की कोशिश की। बहुत सही मैम। एंड लास्ट इंटरव्यू के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशंस है कि चलिए अब तो मैंने मार्क्स ले आए बहुत अच्छे से, पर अब इंटरव्यू थोड़ा सा डर लगता है कि टेक्निकल चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि बाकी जो है पीएसयू वगैरह में या कहीं पर भी एचआर राउंड तो होता ही है कि एचआर आपका हॉबीज वगैरह पूछ रहे हैं, पर यहाँ पर प्योरली टेक्निकल रहता है। आप ये बताइए कि इसकी तैयारी करनी कैसी है, और साथ साथ में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बताइए। सर मैं तो यही कहूंगी कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कीजिए, स्टैंडर्ड हम्म। टेक्स्ट बुक्स और एनपीटीईएल की वीडियोस। फिर हम्म। जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे एनालाइज कीजिए कि अब इससे किस किस डायरेक्शन में वो क्वेश्चंस पूछ हम्म। सकते हैं। लाइक अगर उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर कुछ पूछा है, तो उसका आप ये भी सोचिए कि इसकी क्या आप हम्म। डेफिनेशन क्या देंगे। इसकी डेफिनेशन अगर वो पूछ सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन मुझे क्या बोलें, क्योंकि एक क्वेश्चन हम्म। के 3-4 आंसर्स बनते हैं। फिर अच्छा। उसका बेस्ट आंसर क्या होगा, हम्म। ये मुझे उन्हीं सर ने मुझे गाइड किया था कि आपके पास 3-4 आंसर्स हैं, बट अगर आप इसको आप अगर ये आंसर बोलती, तो ये ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस करता, मतलब उनको, और काफी इंप्रेसिव होता। क्योंकि एक वन ऑफ द बेस्ट आंसर को, क्योंकि सेम क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि बहुत बच्चों से सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसरो का इंटरव्यू काफी बेसिक होता है, काफी बेसिक्स क्वेश्चंस, और वही क्वेश्चंस बहुत बच्चों से पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन जब बहुत बच्चों से पूछे जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन आपके आंसर पे डिपेंड करेगा, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर, और कितने कॉन्फिडेंस से आप उसको आंसर दे रहे हैं, प्लस आपने क्या पॉइंट्स यूज किए हैं उसको आंसर देने में। तो वो जो बेस्ट आंसर फाइंड आउट करने में मुझे काफी टाइम लगा था। तो उसको मैंने एनपीटीईएल की वीडियोस, टेक्स्ट बुक्स को रेफरेंस करके ही मेरे पास मैंने उसमें बेस्ट आंसर्स निकाले। तो या इंटरव्यू में मेरे को काफी हार्ड वर्क करना पड़ा, ये एक्चुअली डिजर्व क्योंकि इट आप मैम। हाँ सेम बताइए। क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जा रहे हैं, और वो बिल्कुल हम्म। बेसिक्स है। हम्म। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसमें आपको ये देखना है कि अब क्या बेस्ट आंसर होगा इसका। एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं, एंड आई फील प्राउड कि मैं आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, क्योंकि खुद इतना ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ ना कि कोई चीज नहीं आती है तो आप सीखो, है ना, बजाय कि आप रुक जाओ कि नहीं आता है तो नहीं करेंगे। ये हम्म। हर चीज है आपके पास अवेलेबल, आपको बस करना है, यही मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए। लास्टली मैम हम लोग अपने एंड पे हैं इस इंटरव्यू के, मैं आपकी तरफ से आपका मोटिवेशन जानना चाहता हूँ। मतलब आप क्या कहेंगे स्टूडेंट को मोटिवेट रहने के लिए, कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग, कि कैसे आप इस पूरी जर्नी को निकाल पाएंगे? सर ये मोटिवेशन अपने अंदर से ही आता है, कि अगर आपको मन में है ना कि नहीं मुझे करना है, और यू नो कि आपने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, और आप ये चीज तो डिजर्व करते ही हैं, तो उस चीज को पाने के लिए जितना हो सकता है ना, आप उतना अपना
आउटपुट दूंगे, और बाकी सब चीजें आपको सब फेक लगेगा कि नहीं, इसमें मतलब आपकी जो खुशी है ना वो आपके सक्सेस होने में ही है और कहीं पे भी नहीं है, तो आप उसी में ही अपना 110% दोगे, उसी को ही आप सब कुछ मानोगे और रिसोर्सेज ढूंढोगे कि अब मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये आपके अंदर से ही आता है। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए और इतने सारे टिप्स अपना मतलब सीक्रेट शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच मैम, आई होप आपको भी ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, यू आर Thank you. वेलकम। तो ऐसे ही वीडियोस हम लोग और भी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड मिलते ही एक ऐसे ही और सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस, थैंक यू मैम।